ओके, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट इज 0.9 जूल्स पर टेस्ला, ठीक है, इज प्लेस विद इट एक्सिस एट 30 डिग्री, तो एक्सिस का वैसा थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 0.063 जूल्स, ठीक है, विच इज बेसिकली न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क क्या होता है भाई साहब, एम बी साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉर्क की वैल्यू मालूम है, बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो दिस विल बी टॉर्क अपॉन बी, सॉरी टॉर्क अपॉन एम साइन थीटा, टॉर्क अपॉन एम साइन थीटा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल टू टॉर्क कितना हो गया 0.063 अपॉन एम दैट इज 0.9 साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 30 दैट इज 1/2, ठीक है, हाफ, तो ये ऊपर चला जाएगा, इधर ये आ गया, ये इधर आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.07, ये हो गया भाई साहब कितना 0.07 इंटू 2, तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा 0.14 कितना टेस्ला, ठीक है, दिस विल बी द यूनिट, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच ओरिएंटेशन विल द बार मैग्नेट बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा भाई साहब इन द मैग्नेटिक फील्ड, स्टेबल इक्विलिब्रियम भाई साहब कब होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ठीक है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस पी ई कॉस थीटा, इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी भाई साहब, क्योंकि नेगेटिव है, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब ये थीटा की वैल्यू 0 हो, व्हेन थीटा, तो ये आ गया आपका मिनिमम एनर्जी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, सो यू मिनिमम विल बी इक्वल टू माइनस पी इंटू ई, ठीक है, माइनस पी इंटू ई, तो आपका भाई साहब यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी मैग्नेटिक मोमेंट है ना, तब आपका हो जाएगा ये, हाँ पी ई कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। चलिए बताइए इसका कितना हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम इन द मैग्नेटिक फील्ड मतलब कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी, मतलब बोलिए जल्दी जल्दी, ये सवाल हम दूसरी बार कर रहे हैं, मतलब आप लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, दिस सवाल वाज डन इन द प्रीवियस लेक्चर, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं किसी का ध्यान नहीं है, दिस इज सेकेंड टाइम यू आर डूइंग द सेम थिंग, मैं आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स में दिखा दूं, क्या किस डायरेक्शन में जा रहे हो भाई साहब तुम लोग, और कितने दिन तक ये टाइम पास का कार्यक्रम चलता रहेगा, आपके जीवन में तो जुम्मा 6-7 महीने बाकी हैं, साइंस के साथ जो पाला पड़ा था आपका उसको इसी गंदे तरीके से एंड करना है, तो लिया ही क्यों था, फॉर ऑल ऑफ यू इट्स अ जोक and the day is not far away when you will cry and repent about taking science, ये सवाल हम कर चुके हैं, फिर से कर रहे हैं इसको, फिर भी आप लोगों में से कोई नहीं कर पा रहा है इसको, एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें, टॉर्क आता होगा आपका एम बी साइन थीटा, उसमें से बी आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नथिंग मच इन दिस कि सर पोड़ी करना पड़े इसमें। A planar loop of irregular shape encloses an area, हम सिर्फ मैग्नेटिज्म का उतना ही कर रहे हैं, सवाल उतना ही लगा रहे हैं जितना हमने अभी तक कवर किया है, सारा सब कुछ मैं सिखा दूं उसके बाद अगर सवाल करवाना चालू करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे जस्ट 10% कवर किया, 10% पे आपको सवाल करा रहा हूँ, अगर मैं पूरा 100% चैप्टर करा दूं उसके बाद सवाल चालू करूँ, इमेजिन व्हाट विल बी द प्लाइट ऑफ योर्स, फिर आपकी हालत क्या होगी, और वो भी रिपीटेड सवाल आप नहीं कर पा रहे हैं, ये तो 10% है चैप्टर का, 10% जितना कवर किया है उसी पे सवाल है। अ प्लेनर रूप ऑफ इररेगुलर शेप इनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 7.5, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है आपको, एरिया इज 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर्स, द सेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट अपीयर्स टू बी क्लॉकवाइज टू एन ऑब्जर्वर, तो मतलब ये एक लूप है, देखो इस तरीके का लूप है, कोई ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है,
और इसके लिए ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब ऐसे जा रहा है, देखो दिस इज मूविंग लाइक दिस, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज टू एन ऑब्जर्वर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एसोसिएटेड विद द करंट लूप। तो जब भी हम करंट लूप की बात करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन आई ए। एन इज बेसिकली व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, I is current and A is basically the magnitude of current which is flowing। तो यहाँ पे M कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे A की लूप है तो N की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1। I करंट कितना है भाई साहब आपका 12, और यहाँ पे ये कितना है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ अमीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है, अमीटर मीटर स्क्वायर, इसका जितना भी वैल्यू आ जाएगा भाई साहब 12 इंटू 7.5, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे अगर इसका डायरेक्शन क्या होगा, हाउ विल बी डिटरमिन दिस, आप कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो आप थंब को ऐसे लीजिए और करंट को ऐसे एनक्लोज कीजिए, राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन इज, द मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भाई साहब कितना हो जाएगा, द मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन विल बी बेसिकली इनसाइड, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर से बाहर है, ऑब्जर्वर इस तरफ है तो ऑब्जर्वर के अवे, ठीक है। तो इसका जितना भी आंसर आएगा दिस विल बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। एकदम चिंदी बिंदी सवाल है ये, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं है। इसको ऐसे बंद करो, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे बंद करो, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, आर वी क्लियर? चलिए भाई साहब इसको कीजिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। डन डन डन। सेम फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, देखो पिछले वाला फॉर्मूला जो लगा था वही सेम फॉर्मूला बेस्ड है। अब करंट देखो यहाँ पे करंट कितना है, व्हाट इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू, व्हाट इज द करंट, करंट इज 5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ 10 टर्न कॉल, ठीक है। यहाँ पे 10 टर्न्स हैं तो ये 10 हो गया, n की वैल्यू हो गई भाई साहब 10, ठीक है। ऑफ रेडियस, यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, इसको भाई साहब मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 7 इंटू 10⁻⁻² मीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। द कॉइल लाइज इन द XY प्लेन, तो कॉइल भाई साहब कौन से प्लेन में है, XY प्लेन में है, ठीक है, ओके। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद इट। कॉइल भाई साहब समझ लो XY प्लेन पे है, समझ लो ये हो गया आपका Y और ये हो गया X। कॉइल ऐसे लाई कर रहा है यहाँ पे, ऐसे कॉइल लाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो नाउ व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा NIA। n की वैल्यू कितनी है 10, I की वैल्यू कितनी है 5, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A हो जाएगा आपका कितना पाई r स्क्वायर। सो ये हो गया 22/7, दिस विल बी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴। क्लियर, क्लियर भाई साहब, इसका स्क्वायर ना, तो 7 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻² को हमने डायरेक्टली 10⁻⁴ लिख दिया। ये कैंसलम 22 7 कितना होगा 154 है ना, 154 इंटू 5 तो ये आ जाएगा 770 आ जाएगा भाई साहब, 5 4 20, 5 5 5 6 7, ठीक है 770। और यहाँ पे इंटू 10 एक और जीरो लग जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁴ है तो 1 2 3 4, सो दिस विल बी हाउ मच 0.77। यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, हाय नंदिता, यूनिट क्या आ जाएगा
नंदिनी, यूनिट यूनिट यूनिट, अरे जल्दी बोलना भाई साहब। हाँ, जूल्स। अरे मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, ये क्या है अमीटर में, ये क्या है मीटर स्क्वायर, तो सिंपल अमीटर स्क्वायर, अमीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक पैसे का ध्यान नहीं है भाई साहब, एक पैसे का, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है एकदम, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं एकदम कोई राह चलते इंसान को भी बैठा देंगे ना वो भी बता देगा यार। जूल्स कहां से आएगा, हाउ विल इट बी जूल्स। हाँ, एनर्जी मेजर होती है जूल्स में, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे मेजर होगा जूल्स में। ये कितना हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू 0.77 अमीटर मीटर स्क्वायर। क्लियर है पीपल, ओके। डायरेक्शन क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए। ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। आपका अगर मैं 3 डायमेंशनल प्लेन लेता हूं, ठीक है, इफ आई बेसिकली टेक अ 3 डायमेंशनल प्लेन, देखो 3 डायमेंशनल प्लेन में कैसा होता है, ये आपका एक्स प्लेन हो गया, लेट्स से ये आपका वाई हो गया, ये आपका एक्स हो गया, और ये आपका जेड प्लेन हो गया 3 डायमेंशनल प्लेन में, ठीक है। आपका लूप किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। अ करंट ऑफ दिस इज फ्लोइंग थ्रू अ टर्न, अभी ये कुछ बोला नहीं है कैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये कुछ भी नहीं बोला है। यहां पे आपसे पूछा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा, आपको सिर्फ इतना बताया कि एक्स वाई प्लेन पे ये लाई कर रहा है ये लूप, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है। आपने भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड निकाला मैग्नेटिक मूवमेंट का, कितना आया 0.77 अमीटर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा बोलो, कैसा भी ले लो, ऐसा ले रहे हैं अगर हम तो परपेंडिकुलर, ऐसा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर, दोनों भी केसेस में परपेंडिकुलर किसके, कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, जेड एक्सिस, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, अलोंग जेड एक्सिस। भाई जितना हमको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से हम बोलेंगे। अगर यहाँ पे हमको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोला होता, देखो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, ठीक है, क्लॉक लाइज इन द एक्स वाई प्लेन है, तो आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड आपने निकाला, डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, मतलब अलोंग द जेड एक्सिस। पॉजिटिव जेड एक्सिस में है या नेगेटिव जेड एक्सिस, दैट यू कैन नॉट से, बट इट विल बी अलोंग द जेड एक्सिस। So this will be the magnetic movement, that is 0.77 अमीटर मीटर स्क्वायर along the z axis. Are we clear to this one people? कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई साहब, एकदम सिंपल सा चीज है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, अगर यहाँ पे बोला होता क्लॉकवाइज तो तुम भाई साहब बोलते कि इट विल बी माइनस जेड है, और अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज होता तो प्लस जेड में आता, ठीक है, ओके। इफ दिस कॉइल वेयर टू बी प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल को हम किस में प्लेस कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेट डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये भाई साहब किस में डायरेक्टेड है, एक्स एक्सिस में डायरेक्टेड है। इन विच प्लेन वुड द कॉइल लाई व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो बी की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब, एक्सटर्नल, इफ दिस कॉइल वेयर टू बी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेट, चलिए बी की वैल्यू यहां पे कुछ भी नहीं दी हुई है, ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो हमने मान लिया बी है, ठीक है, ओके। अगर भाई साहब इक्विलिब्रियम में, अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, किसमें, एक्स एक्सिस में। देखो इफ दिस कॉइल वेयर टू बी प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। आपको यहां पे पूछा गया है इन विच प्लेन वुड द कॉइल लाई, कॉइल को हमने शुरुआती तौर पे एक्स वाई प्लेन पे लिया है, लेकिन अभी आपको फ्रीडम दिया जा रहा है कि कॉइल को आप किस प्लेन में प्लेस करेंगे, इन विच प्लेन वुड द कॉइल लाई, ठीक है, व्हेन इन इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम में होगा तो मतलब कभी इक्विलिब्रियम में कभी होगा जब इस पे रिजल्टेंट जो टॉर्क लग रहा है वो जीरो हो जाए, है ना। और टॉर्क इक्विलिब्रियम में कब होगा, देखो जब मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब एक कोई ऑब्जेक्ट है उसको दोनों तरफ से फोर्स दिया जा रहा है, तो इस तरफ से भी इस तरफ से भी, ना ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ना इधर, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, मतलब उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है आपका, जीरो। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी लूप को जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और वो भाई साहब क्या है, उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब उस पर रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। मैग्नेटिक मूवमेंट में हम टॉर्क की बात करते हैं भाई साहब, ठीक है, तो रिजल्टेंट टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है बोलो, एम बी साइन थीटा होती है, ठीक है। व्हेन इन इक्विलिब्रियम, तो आपका टॉर्क का वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगा, जीरो। टॉर्क का वैल्यू जीरो कौन करवाएगा, देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट तो एग्जिस्ट करेगा भाई साहब,
जब तक मैग्नेटिक है मोमेंट तो मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी वैल्यू होगी, तो ले देकर आपका जीरो कौन करवाएगा, ये थीटा, ठीक है। तो मतलब साइन थीटा की वैल्यू होगी जीरो, और ये कब होती है, जब थीटा की वैल्यू हो जीरो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम, ठीक है। So the coil were to be placed in uniform external magnetic field directed along the x-axis. In which plane would the coil lie when in equilibrium? So when the coil is in equilibrium, when the coil is in equilibrium, when the coil is in equilibrium, ठीक है, in which plane would the coil lie? कौन से प्लेन में लाई करेगा ये, बताइए, दिमाग लगाओ भाई साहब, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। ये है तुम्हारा कॉइल, ये कॉइल है, गोल साइड कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तुम बोल रहे हो इस कॉइल को मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, है ना। तो अभी कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, समझ लो ऐसे जा रहा है, ऐसे, तुम्हारा यहाँ पे थीटा एंगल जीरो है। ये थीटा एंगल किसके किसके बीच में एंगल है, अकबर, ये थीटा एंगल किसके किसके बीच में एंगल है, किसके किसके देखो जी, थीटा जो एंगल है ये तो हमने बोल दिया कि भाई साहब टॉर्क जीरो है, तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो है, थीटा की वैल्यू जीरो है। ये थीटा एंगल भाई साहब आ कहां से रहा है, प्रसाद, किसके किसके बीच में एंगल है, फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में, मतलब एम और बी के बीच में भाई साहब एंगल आपका जीरो है, क्लियर है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा भाई साहब, देखो फील्ड इस तरफ है, फील्ड का आपको बोल दिया गया कि एक्स प्लेन में है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इस तरफ है। अभी समझ लो ये लूप है, जब लूप में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ। जब लूप में करंट भाई साहब ऐसे जा रहा है, तो अगर ऐसे जा रहा है तो इस तरफ, ऐसे जा रहा है तो इस तरफ, मतलब जेड एक्सिस पे है, ठीक है। तो मुझे बताओ, आपको थीटा एंगल अगर जीरो करना है तो मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हो रहा है, जीरो, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गए, पैरेलल। समझ में आ रहा है, ये कभी होगा, ये कभी होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका तय एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब अगर कॉइल को मैंने ऐसे रखा, देखो ऐसे, अगर मैंने ऐसे रखा तो ये ऐसे जा रहा है, अभी ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ, तब ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉइल को आप किस प्लेन पे रखेंगे, अलोंग इन विच प्लेन वुड द कॉइल लाई, कौन से प्लेन पे रख रहे, देखो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, आपने कॉइल को किस प्लेन पे रखा हुआ है, नहीं, वाई जेड होगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। देखो भाई साहब, तुमने इसको पहले एक्स वाई प्लेन पे रखा था, लेकिन अभी तुमने इसको ऐसे रखा है, ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया जेड एक्सिस। तो तुम्हारा ये वाला कौन सा है, वाई, और ये वाला कौन सा है, जेड। तुम्हारा ये वाई और ये जेड, वाई जेड प्लेन पे हो गया ना ये, क्या समझ में आ रहा है, दिस कॉइल इज इन द वाई जेड प्लेन, ठीक है। ओके, सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो दिस कॉइल, देयरफॉर व्हेन the coil is placed in YZ plane, तो ये भाई साहब YZ प्लेन पे इस तरीके का हरकत दिखाएगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्लियर क्लियर क्लियर, इक्विलिब्रियम में होगा ये। चलो भाई साहब, अब बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, अब बार मैग्नेट है, इसका डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट मतलब हो गया आपका 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। रेस्ट विद इट सेंटर ऑन अ फ्रिक्शनलेस पिवट। पिवट मतलब कैसा होता है, ऐसे एक पॉइंट रहता है जिसमें घूम सके। पिवट मीन्स अ फिक्स पॉइंट ऑन विच इट कैन रोटेट, ठीक है। ओके, सो फ्रिक्शनलेस है मतलब समझ लो ऐसा कोई टेबल है, इसके ऊपर मैग्नेट रखा हुआ है और ये पिवटेड है, और इसमें भाई साहब इस मैग्नेट के बीच में और इस टेबल के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, दैट्स व्हाट इट मींस, ठीक है। ओके, अब बार मैग्नेट, इसका डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है, 3 मीटर स्क्वायर, रेस्ट विद इट्स सेंटर ऑन अ फ्रिक्शनलेस पिवट, अ फोर्स F इज अप्लाइड एट राइट एंगल्स ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट के एक्सिस में, समझ लो ये मैग्नेट के एक्सिस है और इस पे एक फोर्स दिया जा रहा है, एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ये समझ लो मैग्नेटिक एक्सिस है, ये लेट्स से मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। A force F is applied right angles to the axis of the magnet 10 सेंटीमीटर from the pivot, ठीक है। तो ये भाई साहब ये फोर्स कहां पे है, इस पिवट से 10 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है।
10 centimeter from it is observed that an external magnetic field of 0.25 टेस्ला is required to hold the magnet in equilibrium. ठीक है, तो मतलब इस फोर्स को अगर हम अप्लाई करेंगे, देखो समझो इस चीज को, फोर्स को अगर हम अप्लाई करेंगे तो मैग्नेट मूव करेगा, है ना भाई साहब। मैग्नेट ऐसा रखा हुआ है तो पिवट से 10 सेंटीमीटर दूर इस फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो अगर फोर्स को हम अप्लाई करेंगे तो मैग्नेट मूव करेगा। अगर मैग्नेट को मूव नहीं कराना है तो हम एक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। देखो इस चीज को समझो, फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये फोर्स को भाई साहब हम अप्लाई कर रहे हैं, कितने से, फोर्स इज गेटिंग अप्लाइड, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा टॉर्क। देखो इसको समझो, जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स का पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट, ये आपको क्या दे देगा, व्हाट विल दिस गिव, दिस विल बी गिविंग द एक्सटर्नल टॉर्क, है ना भाई साहब, एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क देगा ये हमको। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? टॉर्क क्या है भाई साहब, टर्निंग इफेक्ट है। आप एक फोर्स एक्सटर्नली, भूल जाओ कि ये मैग्नेट है, कोई चीज है जो पिवटेड है, आप इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से भाई साहब कितना टॉर्क जनरेट होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क हो गया, एक्सटर्नल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपको मालूम नहीं है एक्सटर्नल फोर्स कितना दिया हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू दी हुई है F, ठीक है, इज अप्लाइड एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, दैट इज 10 सेंटीमीटर विच कैन बी रिटन एज 10⁻⁻² मीटर, लिख सकते हैं, बोलो, फोर्स इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये हो गया टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू क्या हो गया भाई साहब, न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा इसका यूनिट, ओके। ये हो गया एक्सटर्नल टॉर्क, दिस इज एक्सटर्नल टॉर्क। अभी इस मैग्नेट को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसका एक टॉर्क जनरेट होगा, तो मैग्नेटिक टॉर्क कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, मैग्नेटिक टॉर्क, हाँ हाँ, सिर्फ चेक चेक शर्ट पहनने से कुछ नहीं होगा, अपने आप में भी थोड़ा चेक रखना पड़ेगा भाई साहब। हाँ, टॉर्क, टॉर्क क्या होगा भाई साहब, हाँ, तो बाजू वाले से क्यों पूछना पड़ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस तेरे अंदर होना चाहिए, बाजू वाले से क्यों कंफर्म कर रहा है, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ये हो गया आपका मैग्नेटिक टॉर्क, है ना। ये मैग्नेटिक टॉर्क इस एक्सटर्नल टॉर्क के अगर बराबर होगा तो ही बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। क्या ये समझ में आ रहा है? आप एक एक्सटर्नल टॉर्क से इसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क के अगर बराबर हो जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो मैग्नेटिक टॉर्क कितना होता है भाई साहब, एम बी साइन थीटा। अभी एम देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3, ठीक है, ये हो गया 3, और मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है क्या भाई साहब, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी की वैल्यू है 0.25, 0.25, और आपका भाई साहब साइन थीटा, साइन 30, साइन 30 मतलब हो गया भाई साहब आपका 1/2, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका इंटरनल टॉर्क, ये इसके बराबर होना चाहिए, मतलब F इंटू 10⁻⁻², ये इसके बराबर होना चाहिए। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो F की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब इसमें से जो भी आपको करना है, देखो 3 इंटू 0.25/2, ठीक है, इसको कर सकते हैं 1.5, और इधर नीचे आ जाएगा कितना, 10⁻², सो दैट विल बी हाउ मच, 15 इंटू 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 7, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 1 3, तो ये हो गया 5 7, 375 आ गया भाई साहब, 375, 1 2 3, 1 2 3, 0.375, ऊपर गया भाई साहब आपका 10⁻², ठीक है। सो इसका आ जाएगा भाई साहब 37.5, 37.5 न्यूटन, 37.5 न्यूटन का फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा in order to keep it in equilibrium. How will the equilibrium be affected if this F is withdrawn? तो भाई साहब F अगर withdrawn करोगे तो यहाँ पे टॉर्क किसका रहेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क रहेगा, इट विल रोटेट, ठीक है। तो ये पिवट पे इसको रोटेट कर देगा, क्लियर है, अंटिल इट बिकम्स मिनिमम, अंटिल आपका भाई साहब ये मिनिमम हो जाए, क्लियर है।
चलिए वैसा इसको करना है फटाफट। An electron in an atom revolves around a nucleus. IIT और 10 साल बाद CBSE 1988 CBSE में देखो 98 में आ गया, मतलब IIT और CBSE में 10 साल का फर्क है। चलिए चलिए चलिए, हलवा सवाल है भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक इलेक्ट्रॉन है भाई साहब एक एटम में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। एन इलेक्ट्रॉन इन एटम रिवॉल्व्स इन अ न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट। तो भाई साहब इसका ऑर्बिट का रेडियस क्या है? हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिट का रेडियस है बेसिकली ये 0.5। ये क्या होता है रे यूसुफ, ये क्या होता है? एक ये उसकी मुंडी में ऐसा एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग के एंगस्ट्रॉम, जो भी है, कितना होगा ये 0.5 और ऐसे ही लगा दिया ये ए। मीटर में अगर कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या करेंगे इसको अकबर? आप बताइए, जीरो पढ़ाई हो रही है भाई साहब, जीरो। अभी तक तो ये सब एकदम ब्लड में आ चुका होता भाई साहब। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ चुके हैं, पिकोमीटर पढ़ा है आपने, एंगस्ट्रॉम पढ़ा हुआ है, नैनोमीटर पढ़ा है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? 10 raised to -9 मीटर। 1 पिकोमीटर इज हाउ मच? 10 raised to -12 मीटर। 1 फर्मीमीटर इज हाउ मच? 10 raised to -15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट कितना होगा भाई साहब? 10 raised to -10 मीटर। वी यूज दीज स्मॉल यूनिट्स टू मेजर एटॉमिक रेडियसेस, न्यूक्लियस का रेडियस, ये सब कुछ। मेरे पास 2 तरीके हैं, रोज जलील कर करके तुमको पढ़ाऊं या तो तुम खुद सुधर जाओ भाई साहब। दीज आर थिंग्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। ये बेसिक्स हैं भाई साहब। 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 एंगस्ट्रॉम भाई साहब कितना हो जाएगा? 0.5 एंगस्ट्रॉम विल मीन 0.5 इंटू 10 raised to -10 मीटर। ये हो गया आपका क्या? रेडियस, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ। मेरे से होता ही नहीं है वो हंसी मजाक में आराम से उल्ले उल्ले पढ़ाओ भाई साहब, नहीं होता मेरे से। जो पढ़ाता रहेगा, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ये बेसिक्स नहीं मालूम है, यू शुड नॉट बी टेकिंग साइंस इन द फर्स्ट प्लेस। इट्स ऑलरेडी बीन 6 months दैट यू हैव अ स्टंट विद साइंस एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। 11th में 6 महीना तो हो गया ना भाई साहब अभी। ये तो एकदम बेसिक्स है। क्या इंटीग्रेटेड क्या नॉन इंटीग्रेटेड कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। 0 एफर्ट्स हैं आपके, नेगेटिव एफर्ट्स हैं। आई विल प्रूव इट टू यू एवरी मोमेंट दैट योर एफर्ट्स आर नेगेटिव। ये अगर नहीं आ रहा है आपको तो भाई साहब आता क्या है? ये तो यूनिट्स हैं जो बहुत कम में, और ये एंगस्ट्रॉम मैं बता दूं अभी 9th का स्लाइड दिखाऊंगा उसमें भी मिलेगा आपको। ये कोई नया चीज नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने एक चैप्टर पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, उसमें आता है ये एंगस्ट्रॉम में। आर कितना हो गया भाई साहब? यहां पे दिया हुआ है आर, रेडियस इज 0.5 इंटू, कोई ड्रीम वर्ल्ड में है, प्लीज टेक योर सेल्फ अप एंड गेट आउट ऑफ द ड्रीम वर्ल्ड इफ यू वांट टू बी समवेयर विद साइंस। अदरवाइज इससे तो अच्छा भाई साहब अभी भी टाइम है, छोड़ के आर्ट सोर्स ले लो। एकदम साफ सुथरे तौर पे बोल रहा हूं आपको, बहुत बड़ा झमेला पाल रहे हैं आप। लाइफ को चिल रखो, झमेला आउट रखो, या भाई साहब झमेला लो और लाइफ को स्ट्रांग बनाओ। ऑप्शंस तुम्हारे हैं। न्यूक्लियर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस भाई साहब कितना हो गया? 0.5 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट। यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नहीं, वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी मतलब 2 चीजें होती हैं। जब कोई चीज रिवॉल्व करता है तो 2 चीजें होती हैं। एक होता है भाई साहब उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है भाई साहब? टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? मतलब क्या होगा बोलो? यहां पे हो जाएगा T विल बी इक्वल टू
एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है? अब बताइए, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर होता है? 8th स्टैंडर्ड का सवाल है भाई साहब, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं 8th स्टैंडर्ड का, मैं दिखा दूं 8th स्टैंडर्ड का सवाल है, जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा हूं, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है? सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा हूं आपसे, अगर एक चक्कर आप घूम रहे हैं किसी सर्कल में तो कितना लेंथ कवर कर रहे हैं? पेरीमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफरेंस, 2 पाई आर। भाई साहब यहां से चले यहां पे आए तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 पाई आर। आईआईटी नीट कोई सपना नहीं है भाई साहब, अपने बेसिक्स को करेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप नेगेटिव में ही हैं। ये मैं आपको 8th स्टैंडर्ड के मेजरमेंट्स के चैप्टर से उठाकर दिखा सकता हूं, जो मैथ्स में आपने पढ़ा है। ऐसे फिगर्स आपने देखे हैं जहां पे आपको भाई साहब, अच्छा इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ऐसे भाई साहब कोई आपको फिगर दिया हुआ है, इसका एरिया कितना होगा, कोई गार्डन है भाई साहब, इसका एरिया कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, ऐसे सवाल आपने नहीं किए? कैसे करोगे इसको भाई साहब? ये वाला लेंथ पहले निकालोगे, फिर ये वाला लेंथ, और फिर ये वाला लेंथ, जिसको आप 2 पाई आर से निकालते हैं। दीज आर थिंग्स विच शुड बी एट योर फिंगर टिप्स। T इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन, ये कोई मतलब आपको लाला लैंड लग रहा है क्या भाई साहब एकदम से? हाँ, T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन अपॉन भाई साहब बोलो, टाइम पीरियड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। दूसरा क्या है भाई साहब, आपका टाइम पीरियड का इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, ठीक है, या t को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 1/f। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, जिसको आप कहीं कहीं पे f लिखते हैं, कहीं कहीं पे भाई साहब ऐसे भी लिखा जाता है, इस तरह से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपको यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी को दिया हुआ है, अगर ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको, तो क्या आप यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन इज 10⁻10। अरे ई क्या होता है रे? हर्ट्ज, हर्ट्ज हो गया मतलब पर सेकेंड, ठीक है, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू पर सेकेंड। लेकिन ई एम क्या हो जाएगा? सारा पाला आपका एम और बी से ही पड़ रहा है ना, जिंदगी बर्बाद हो गई है वैसे, एम बी के साथ जिंदगी बर्बाद हो गई है, और मैं इंश्योर करूंगा कि हो जाए, ठीक है। चलिए बताइए, एम मेगाहर्ट्ज, मेगा मतलब क्या होता है? हाँ तेरे से पूछ रहा हूं, मेगा मीन्स व्हाट? लार्ज क्वांटिटी। कितनी लार्ज क्वांटिटी भाई साहब? लार्ज क्वांटिटी, यस डेफिनेटली, मेगा मीन्स लार्ज क्वांटिटी, बट हाउ लार्ज इज इट? मतलब उसका भाई न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट क्या है? रास्ते में चलते कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती है, कोई ट्रांसफार्मर नहीं देखा है, उसमें नहीं लिखा रहता है 25,000 वोल्ट या 25,000 मेगा वोल्ट, 25 मेगा वोल्ट ऐसा लिखा रहता है, दिखा नहीं है? एक कंकाल सा बना होता है दो, तो कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती भाई साहब ये है क्या? मेगा है क्या? मेगा मीन्स 10⁻6, ठीक है, मेगा मीन्स 10⁻6। किलो, किलो मीन्स 10⁻3। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। इन सब चीजों से भाई साहब वाकिफ होने चाहिए आप। यहां पे दिया हुआ है मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज मतलब कितना हो जाएगा? दिस विल बी 10⁻10 into 10⁻6 per second, so that will be how much? 10⁻16 per second या 10⁻16, ठीक है, 10⁻16 हर्ट्ज, जिसको हम लिख सकते हैं। ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी भाई साहब, दिस इज बेसिकली व्हाट? फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी बताओ भाई साहब, यहां पे अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इट कैन बी टेकन एज करंट विच इज मूविंग, है ना? व्हाट इज करंट? करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या ये चार्ज फ्लो हो रहा है? चार्ज है भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या ये फ्लो हो रहा है? यस इट इज, ठीक है। तो आपका करंट कितना हो जाएगा? करंट विल बी इक्वल टू, करंट विल बी इक्वल टू ई बाई, तो ये आपका चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, है ना भाई साहब, चार्ज पर यूनिट टाइम, ओके। तो अभी आप भाई साहब कर लीजिए, यहां पे ई एक घुमा भाई साहब, तो यहां पे आई आपका लूप का, ठीक है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है?
आई इंटू ए, एक ही लूप है यहाँ पे, एन आई ए मतलब एन की वैल्यू 1 है, आई इंटू ए दैट इज हाउ मच, ई बाई टी इंटू ए, है कि नहीं, टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम लिख सकते हैं ई इंटू 1 बाई टी इंटू ये ए क्या है भाई साहब, एरिया, ठीक है, एरिया, सो दिस ई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू ए, ये हो गया भाई साहब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भाई साहब, यहां पे लिखा है आपने देखो 10⁻16 पर सेकेंड, और एरिया कितना हो जाएगा, इरशाद एरिया कितना हो जाएगा, अरे बोल एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 पाई आर इज नॉट एरिया, 2 पाई आर इज सर्कमफरेंस, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर भाई साहब, मैं बता रहा हूं ना ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, कोई इसमें तो अब जो चीजें तुम जानते हो वही चीजों पे है, ये कोई ऐसा बहुत भयंकर डेरिवेशन नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे, सवाल आईआईटी का है लेकिन अगर आप देखने जाओगे बहुत ही इजी है, यहाँ पे क्या है, ए लिखना है ना, ए मतलब क्या हो जाएगा, ए मतलब ये हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब हो गया आपका देखो 22/7 या 3.14 जो भी लेना है ले लो, आर का स्क्वायर मतलब 0.25 इंटू 10⁻⁻20 लिख सकते हो, बोलो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 है आर, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻20, बस इसको निपटाना है, इतना ही है इसमें, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, यही है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, दिस इज ऑल अबाउट इट, कोई आपका भारी फॉर्मूला नहीं लगा, एक ही सिंपल सा फॉर्मूला लगा है क्या, m इज इक्वल टू आई इंटू ए, एक्चुअली फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट का, एन आई ए, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स तो बन नहीं रहे, एक ही लूप है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका करंट कितना जनरेट होगा, करंट भाई साहब आपका कितना जनरेट होगा, करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब ई अपॉन टाइम, टाइम मतलब टाइम पीरियड, 1 अपॉन टी होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, तो ई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एरिया, एरिया आपका कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, सिर्फ वैल्यूज बिठाकर, अगर सवाल में कुछ भी मुश्किल है तो बस सिर्फ थोड़ा सा ये मल्टीप्लीकेशन, बस और कुछ नहीं, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट, नथिंग, मूल सिर्फ टैग लाइन लगा हुआ है आईआईटी का, उसी पे लोग बेहोश हो जाएंगे भाई साहब, अरे बाप रे आईआईटी का सवाल नहीं होने वाला, लेकिन वही सवाल घूमकर 10 साल बाद सीबीएसई में आया हुआ है। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, सिर्फ आपका शायद इस सवाल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में, बाकी सब एकदम क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिर्फ इसमें आपका क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट को आप क्या लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते हैं, या म्यू नॉट बाई 4 पाई, ज़बरदस्ती इन दोनों को भाई साहब 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप सीधा 10⁻⁻7 ढूंढ सकते हैं, है ना भाई साहब, चलिए
हो गया, डन 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 पीपल, आसान सा सवाल है। देखो एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऑफ रेडियस, यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है 0.51 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, मतलब 0.51 इंटू 10⁻⁻10 मीटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ, इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द फॉलोइंग द इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट कितना हो जाएगा भाई साहब, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, है ना, चार्ज अपॉन टाइम। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी हाउ मच, देखो यहाँ पे टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू हाउ मच 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी v, ठीक है, क्लियर है, ओके। दिस विल बी e अपॉन 2 पाई आर, और ये v भाई साहब ऊपर चला गया, ठीक है, दिस विल बी 2 पाई आर अपॉन v, ओके। द इक्विवेलेंट करंट, तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। वेलोसिटी यहाँ पे भाई साहब कितनी है 2 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 इंटू 22, ऊपर भाई साहब आपका गया 7, और r कितना हो गया भाई साहब आपका 0.51 इंटू 10⁻⁻10। ये तमाम कैलकुलेशन आपको दे देगा भाई साहब करंट कितना है, ठीक है, दिस इज द करंट। द इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो आपने ये वाला करंट निकाला, इस करंट की वैल्यू आप निकालोगे, इसके बाद क्या करना है भाई साहब, बीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये म्यू नॉट को हमने म्यू नॉट रखा, यहाँ पे 2r, आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं ई वी बाई 2 पाई आर, ठीक है कि नहीं, आई को हम क्या लिख सकते हैं ई वी बाई 2 पाई आर म्यू नॉट आई, और यहाँ पे देखो म्यू नॉट बाई 2r लिखा, आई की जगह पे ही लिख दिया। अभी म्यू नॉट बाई देखो यहाँ पे 2 इंटू 2, और ये हो गया 4 पाई, है ना, सो दिस विल बी हाउ मच म्यू नॉट बाई 4 पाई जो हमको चाहिए था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ई वी बाई आर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻7, ठीक है, 10⁻⁻7, और ई वी बाई आर स्क्वायर निकालना है आपको। ई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁻6 अपॉन आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर इज हाउ मच 0.51 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया मी। द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा भाई साहब, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी हाउ मच I इंटू ए, सिंपल, आई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर आपको और थोड़ा सा सहूलियत चाहिए यहाँ पे तो इसको ऐसे कर लीजिए ई वी बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर का स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, एक आर और ये एक आर कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी हाउ मच ई वी आर बाई 2, ई की वैल्यू डालिए यहाँ पे 1.6, वी की वैल्यू डाल दीजिए भाई साहब 2 इंटू 10⁻6, आर की वैल्यू डाल दीजिए भाई साहब यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0.51 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन भाई साहब 2 कैंसिल हो गया भाई साहब, आगे लिख सकते हैं जितना भी आंसर आ जाएगा, क्लियर है, इज द कैलकुलेशन पार्ट क्लियर हियर, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, टू मैग्नेट्स, इनकी दी हुई है मैग्नेटिक मोमेंट्स m एंड √3m, ठीक है, तो दो मैग्नेट है, एक का मैग्नेटिक मोमेंट है m, दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट है √3m, आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्रॉस, एक क्रॉस बना रहे हैं भाई साहब, ठीक है। सो व्हाट दे आर डूइंग इज बेसिकली फॉर्मिंग अ क्रॉस, ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर फॉर्मिंग अ क्रॉस, ठीक है, आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्रॉस, टू मैग्नेट्स, द कॉम्बिनेशन इज सस्पेंडेड फ्रीली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में भाई साहब इसको सस्पेंड किया गया है, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन द मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m मेक्स एन एंगल थीटा विद द फील्ड, फाइंड द एंगल थीटा। देखो ये जो क्रॉस है ना, ये भाई साहब ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट, इट इज लाइक दैट ओनली, समझ में आ रहा है, ये जो क्रॉस बना है ये क्रॉस भाई साहब आपका सेम ही रहेगा, दो मैग्नेट्स का क्रॉस बना हुआ है, इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में ये घूमते 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 एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब आएगा भाई साहब, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब आएगा, सोचिए इस चीज को,
ये क्रॉस के बीच में ध्यान दीजिएगा, ये क्रॉस बना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल ऑल्टर होगा, ये क्रॉस क्रॉस ही रहेगा, ऐसे ही फिक्स किया गया इन दोनों मैग्नेट को, ठीक है। एक का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना दिया हुआ है m, दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना दिया हुआ है √3m। इस पूरे ढांचे को आपको रखा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये भाई साहब घूमते 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 स्टेबलाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि भाई साहब जो फोर्स एक मैग्नेट पे लग रही है और जो फोर्स दूसरे मैग्नेट पे लग रही है, टॉर्क दोनों का बराबर हो जाएगा, तब जाकर इक्विलिब्रियम में होगा। टॉर्क ऑन वन मैग्नेट शुड बी इक्वल टू द टॉर्क एक्सपीरियंस ऑन द अदर मैग्नेट, क्योंकि दोनों को भी आपने किस फील्ड में रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। सो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन टॉर्क experienced by one magnet, torque experienced by one magnet should be equal to torque experienced by the other magnet, है ना भाई साहब, torque experienced by the other magnet, ठीक है। तो पहले मैग्नेट को ले लेते हैं हम, समझ लो पहला वाला मैग्नेट कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ये दिया ही हुआ है आपको, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट m है और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द फर्स्ट मैग्नेट कितना हो जाएगा, m b, है ना भाई साहब, b आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और साइन थीटा, ये हो गया इसका साइन थीटा, m b साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द फर्स्ट मैग्नेट विल बी m b साइन थीटा। मुझे बताइए व्हाट विल बी द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द सेकंड मैग्नेट, हाँ, साइन थीटा, √3mb साइन थीटा। थीटा क्या है पहले बताओ, थीटा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, है ना। तो आप देखो इस चीज को समझो, यहां पे देखो, समझ लो ये m है और ये √3m है, ये भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो ये वाला कितना बना रहा होगा, समझ पा रहे हो भाई साहब, देखो थीटा एंगल किसके किसके बीच में है, m और b के बीच में है, ठीक है। तो √3m और b के बीच में कितना एंगल होगा, 90 कैसे होगा यार, अरे भाई साहब समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, समझो ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई साहब, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका m है और ये क्या है भाई साहब आपका √3m है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक मूवमेंट जिसका m है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट √3m है वो कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा। भाई साहब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 का, अगर ये थीटा हो गया तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर ये टॉर्क एक्सपीरियंस बाय वन मैग्नेट, फर्स्ट मैग्नेट कितना हो जाएगा, mb साइन थीटा, तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द अदर मैग्नेट कितना हो जाएगा, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द अदर मैग्नेट √3mb साइन 90 माइनस थीटा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द अदर मैग्नेट विल बी √3, अपने आप ही बंद हो रहा है, वाह, ठीक है, √3mb साइन 90 माइनस थीटा। देखो इस मैग्नेट पे जितना टॉर्क लग रहा है और इस मैग्नेट पे जितना टॉर्क लग रहा है, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो ही जाकर आपका इक्विलिब्रियम होगा, एक दूसरे को अगर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो अभी भाई साहब यहां पे हम लिख सकते हैं mb साइन थीटा इज इक्वल टू √3mb साइन 90 माइनस थीटा। यूसुफ साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, हाँ साइन 90 माइनस थीटा, हाँ 45, साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, भाई साहब तुम्हारे बेसिक्स ना नेगेटिव पे है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं भाई साहब, यहां पे ऑल पॉजिटिव, 90 माइनस थीटा ये वाले में आएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस। जितनी बार मैं तेरे से सवाल पूछ रहा हूं उस पर्टिकुलर क्लिप को निकाल के तेरे पापा को भेज दूं,
बोलो, you want me to be that harsh? I am absolutely fine with it. Every day it's getting recorded and you don't bother to either refer to the notes, not to listen to the lecture. Some magic, some demonic activity is going to happen which will improve everything, है ना, सब ठीक हो जाएगा पे आप शायद बिलीव करते होंगे, राइट? सब ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं ठीक होगा भाई साहब। आप फर्मी मीटर क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है वो नहीं जानते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, दिस इज समथिंग नॉट नोन टू यू। व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग बाय टेकिंग साइंस? एम बी साइन 90 माइनस थीटा, भाई मेरे तरफ से ना तलवारें चलेंगी और बंदूकें चलेंगी, उधर हा उल्ला होता होगा, लेकिन दिस इज द वे आई एम, as harsh as I can be and as close to reality as I can be. Sin 90 minus theta is equal to cos theta अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, it's a big shame. This is something that you have already covered. Circumference में कितना होता है 2 pi r और एरिया में कितना होता है pi r square, अगर ये आप नहीं बता पा रहे हैं, you are not even fit for an 8th standard. MB sin theta will be equal to under root 3 MB sin 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा, ठीक है? M और M कैंसिल, B और B कैंसिल, यहाँ पे भाई साहब sin थीटा cos थीटा इधर आ जाएगा, तो sin थीटा बाई cos थीटा हो गया, that will be equal to under root 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan थीटा is equal to under root 3। tan थीटा के कौन से वैल्यू के लिए भाई साहब under root 3 वैल्यू आती है? tan 60, ठीक है? तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 60 डिग्री, ठीक है? फाइन थीटा, ये फाइंड करना था आपको, ठीक है? दिस इज व्हाट हैज टू बी फाउंड आउट, ठीक है?